ये कर लिया कि रो टी इक्वल है रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये तो बात हुई रजिस्टिविटी की। तो रजिस्टिविटी हमने पढ़ लिया भाई, कंडक्टर का और इंसुलेटर का, सॉरी सेमीकंडक्टर का। रेजिस्टेंस भी पढ़ा है कैसे चेंज होगा। अब उसको थोड़ा सा इस फॉर्मूले से हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो इस फॉर्मूले से पढ़ते हुए चलने के लिए एक बार रजिस्टिविटी से अगर मैं रेजिस्टेंस को डिराइव करूं, यानी कि रो टी क्या हो जाएगा, रो टी की जगह आ जाएगा आर टी, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रेजिस्टेंस भी बिल्कुल उसी वे में चेंज होता है जैसे रेजिस्टिविटी चेंज होती है। मैंने बताया ना फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला क्या है, रो एल अपॉन ए। अगर रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। यहाँ फॉर्मूले में रख लो ना, रो का फॉर्मूला क्या होता है, आर ए अपॉन एल। इस फॉर्मूले से अगर मैं आर टी ए अपॉन एल, आर नोट ए अपॉन एल रखूंगा, ए अपॉन एल से ए अपॉन एल कट जाएगा, सीधा फॉर्मूला ये आएगा। मैंने वो वैल्यू पुट नहीं की है, ठीक है, पुट भी कर सकता हूँ, तो वहाँ से रिलेशन आएगा। अब एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है, देखो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी क्या हुई कंडक्टर की, इंक्रीज हो गई। पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान करेंगे, यहाँ पे एल और ए, लेंथ और एरिया भी तो है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ में भी तो चेंज आएगा, एरिया में भी तो चेंज आएगा, दोनों में तो चेंज आएगा। सर आपने तो लिया ही नहीं वो यहाँ पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नहीं लिया। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिया। लेंथ और एरिया जब भी यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ की लाइन लिखनी भी पड़ेगी अपने को। यहाँ से हम ये ले रहे हैं तो इसमें हम लेंथ और एरिया को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि अभी मैंने पीछे बताया था, लेंथ और एरिया जब चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा वहाँ भी था ना, और यहाँ अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है, इसमें जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें जो चेंज है वो बहुत कम है। यानी कि चेंज इन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू चेंज इन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहाँ मैं लाइन लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ हम ये लिख देंगे कि वी हैवेंट कंसीडर change in length and area because, क्यों नहीं लिया भाई चेंज इन लेंथ और एरिया क्यों नहीं लिया, बिकॉज चेंज इन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी स्मॉल as compared to change in coefficient of thermal resistance। थर्मल रेजिस्टेंस, ये जो अल्फा है इसमें बहुत ज़्यादा चेंज है एज कंपेयर टू इनके अल्फा के। थर्मल एक्सपेंशन से ज़्यादा चेंज थर्मल रेजिस्टेंस में है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो जब इसको यहाँ कन्वर्ट करोगे तो ये वाली जो बात मैंने लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसके बिना इसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ जो मैंने अल्फ़ा माना है, इस अल्फ़ा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, ये भी बताया था मैंने आपको। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। 10⁻² से 10⁻⁴ तक इसकी वैल्यू होती है। यहाँ से अल्फ़ा आप कैलकुलेट भी करोगे तो अल्फ़ा निकल के आएगा RT माइनस आर नोट 1 प्लस आर नोट डेल्टा टी। ये निकालोगे तो निकल के आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख लेना, आ जाएगा। जब अल्फ़ा कांस्टेंट है तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो वास्तव में क्या अल्फ़ा कांस्टेंट होता है, वास्तव में क्या अल्फ़ा कांस्टेंट होता है, नहीं। अल्फ़ा भी टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस बोला ना, तो ये भी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। बट क्योंकि जो चेंज है वो बहुत स्मॉल ले रहे थे तो उसमें इसमें कोई खास चेंज नहीं होता है। यानी कि उस टाइम पे हम अल्फ़ा को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। अल्फ़ा को कांस्टेंट मान सकते हैं। बट जब चेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
मैंने अप टू 50 डिग्री 60 डिग्री 100 डिग्री तक की बात करा था, मगर मैं बात करूँ कि टेम्परेचर 1000 डिग्री बढ़ा दिया, 1500 डिग्री बढ़ा दिया, 2000 डिग्री बढ़ा दिया, इन दैट केस अल्फा विल नॉट बी कॉन्स्टेंट। तो अल्फा क्या होगा, एक वेरिएबल। तो उस केस में क्या लिखोगे, यानी कि अगर मैं ये कह दूँ क्वेश्चन में कि अल्फा है t² + 2t, इस रिलेशन से चेंज हो रहा है, तो कैसे निकालोगे फॉर्मूला, कैसे निकालोगे क्वेश्चन। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो याद रखना है। RT = R0 1 + अल्फ़ा की जगह क्या लिख देंगे हम, ये नहीं, इसमें बस आपने याद रखना है 1 + लिखकर यहाँ लिख दो अल्फ़ा dt, अल्फ़ा dt, यानी कि यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो इस तरह से, और टी टेम्परेचर आएगा, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ये टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, तो उसके अकॉर्डिंग बस इंटीग्रेट करके क्वेश्चन निकाल देना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो जरा इसको नोट करो, फिर हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान है, जब अल्फा कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो ताकि क्वेश्चन सोल्व हो सके। तो एक बार नोट करो जल्दी से, फिर हम इसमें थोड़ा सा और जो रहता है पॉइंट उसको करते हैं। तो देखो ओवरऑल हम क्या पढ़ चुके, RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी और ρT = ρ0 1 + अल्फा डेल्टा टी, ये रिलेशन पढ़ चुके। अब थोड़ा सा ग्राफ पढ़े इनका। सबसे पहले बात करें फॉर कंडक्टर, किसकी बात करें, फॉर कंडक्टर। अब कंडक्टर में हम पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर के अंदर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो जरा यहाँ रिलेशन देखो, चाहे ये देख लो चाहे ये देख लो, दोनों में से कोई भी देख लो, और मुझे बताओ इसमें से अल्फा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, या कैसा आना चाहिए। R0 देखेंगे कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर तो हम बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे, घटा भी सकते हैं, और यहीं से कंसेप्ट सुपर कंडक्टर का भी डेराइव होगा, बट सुपर कंडक्टर क्योंकि सिलेबस में नहीं है उसको हम पढ़ेंगे नहीं, तो हम बात करें भी सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने के, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, बच गया अल्फा। अल्फा में क्या होगा, अगर देखो अल्फा में नेगेटिव कर दूंगा तो 1 में से माइनस हो जाएगा, और 1 में से माइनस होगा तो ये वैल्यू घट जाएगी, जबकि रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इसको बढ़ना है तो अल्फा को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अल्फा पॉजिटिव होगा तभी तो 1 + समथिंग 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़े से मल्टीप्लाई करोगे तो RT R0 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अल्फा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, किसके लिए, फॉर कंडक्टर। तो पॉजिटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं फॉर कंडक्टर्स, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं फॉर रजिस्टिविटी कह लो या रेजिस्टेंस कह लो, दोनों के लिए टेम्परेचर के साथ, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसा आता है, यानी कि शुरू में ये थोड़ा सा इस तरह से, बाद में लीनियरली हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी है या टेम्परेचर है किसी भी कंडक्टर के लिए, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एल्यूमिनियम है या कॉपर है, उनके लिए ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, उनके लिए ये ग्राफ बनेगा। इसी में मैं सेमीकंडक्टर लूँ, चलो पहले सेमीकंडक्टर का देखते हैं, फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, हम पढ़ चुके हैं R घटेगा, रजिस्टिविटी भी घटेगी, रिलेशन यही है। तो इसका मतलब अल्फा इसका पॉजिटिव हो गया ना, नेगेटिव होगा। अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास आ गया अल्फा नेगेटिव, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस घटेगा। अल्फा नेगेटिव होगा, 1 में से माइनस होगा, 1 से छोटी वैल्यू हो जाएगी, R घट जाएगा, रेजिस्टेंस लगातार कम होगा। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, जो कि आपकी NCERT के अंदर भी दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी का ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर विद टेम्परेचर, वो आता है इस तरह का। याद है किस तरह ग्राफ होता है, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है, e⁻x का, क्योंकि इसमें जो चेंज है उसी तरह एक्सपोनेंशियल चेंज है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी एकदम बहुत डाउन जाती है, और इसका मतलब कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। तो ये ग्राफ हो गया आपका सेमीकंडक्टर का, ये ग्राफ हो गया आपका
कंडक्टर का। इसी में एक आ जाता है एलॉयज। एलॉयज का क्या कॉन्सेप्ट है वो आगे मैं न्यूमेरिकल में बताने वाला हूँ आपको। एक बार पहले यहाँ ग्राफ भी देख लेते हैं। एलॉयज तो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया ना, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की ही बात करते आ रहे हैं, बट थोड़ा सा हम एलॉय भी ले लें इसके अंदर, क्योंकि आपके बुक्स के अंदर ये भी थोड़ा सा दिया हुआ है। एलॉयज में जैसे मैं ले लूँ नाइक्रोम ले लूँ, ठीक है, कॉन्स्टेंटन ले लूँ, मैंगेनिन ले लूँ, ये कुछ एलॉयज हैं। एलॉयज समझते हो, ठीक है। तो ये कुछ एलॉयज हैं। एलॉयज के लिए जो अल्फा है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो, या हम कह सकते हैं बिल्कुल स्मॉलर पॉजिटिव होता है। यानी अल्फा जीरो, अब जीरो रख दोगे तो समथिंग जीरो हो जाएगा, यानी कि आर टी इक्वल टू आर नॉट, रेजिस्टेंस में कोई चेंज ही नहीं आया। तो वास्तव में टेम्परेचर बढ़ाने से अल्फा चेंज तो होता है, बट इतना चेंज होता है कि वो ना के बराबर रहता है, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल चेंज। नेग्लिजिबल चेंज की वजह से ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और एक क्वेश्चन बन जाता है कि वाई कॉन्स्टेंटन और मैंगेनिन are used for making standard resistance coil। अब स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कोयल क्या होते हैं इसको समझो एक बार। देखो, मान लो आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, फिजिक्स के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको कोई वायर इस्तेमाल करनी है, तार इस्तेमाल करनी है। उस तार को, उस वायर को इस्तेमाल करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, ताकि आप उस डिवाइस में उसको इस्तेमाल कर सको कि भाई कितना रेजिस्टेंस है। अब सपोज करो कि तुमने कोई ऐसा मटेरियल लिया और उसका रेजिस्टेंस मापा सर्दियों के अंदर, कभी नवंबर दिसंबर में किसी ऐसी जगह पे वो मटेरियल आपने बनाया जहाँ ठंड बहुत थी, जस्ट लाइक मान लो लंदन के अंदर आपने बनाया, टेम्परेचर बहुत डाउन है, और उस टाइम पे आपने रेजिस्टेंस ले लिया उसका 20 ओम, और मैंने वही वायर राजस्थान में आके इस्तेमाल करी जहाँ टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है। तो बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा कि टेम्परेचर तो बढ़ गया, रेजिस्टेंस क्या सेम रहेगा? चेंज हो जाएगा ना रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो आपकी तो रीडिंग खराब हो गई, आपका तो डिवाइस ही खराब हो गया, भट्ठा गोल हो गया भाई साहब। इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर में तो वेरिएशन है ना, और टेम्परेचर वेरिएट कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो कोई ऐसा मटेरियल हो जिससे मैं वो रेजिस्टेंस बनाऊं और कहीं भी ले जाओ उसमें कोई चेंज ना है, वो मेरे लिए बेस्ट सूटेबल मटेरियल होगा। तो ऐसा मटेरियल कौन प्रोवाइड करते हैं? ये नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैंगेनिन, ये ऐसे एलॉयज हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर, क्योंकि वेरिएशन कितना होगा ज़्यादा ज़्यादा 50 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, अब तो 100 डिग्री तक तो मैंने बताया तुमको, ये ले सकते हो। इससे ज़्यादा वेरिएशन है नहीं, इससे ज़्यादा वेरिएशन होगा तब इसमें भी चेंज आ जाएगा, बट इससे ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है, तो इनकी रजिस्टिविटी भी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो इसमें चेंज आएगा नहीं, तो रीज़न आंसर क्या लिख दोगे यहाँ पे भी, क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी फॉर दिस एलॉयज आर वेरी स्मॉल, एज अ रिजल्ट ऑफ इट there is negligible change in resistance or almost no change in resistance with increase in temperature. That's why they are used for making standard resistance coil. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में भी आया हुआ है, इसलिए बताना जरूरी था। अब जरा मैं इसका ग्राफ बना दूं रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, या रेजिस्टेंस मान लो, दोनों में से कोई भी, तो उनका ग्राफ थोड़ा सा ऐसा आता है, देखो ऐसा, यहाँ से ही होगा, स्ट्रेट लाइन होगा ना, ये अब एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये थे हमारे ग्राफ फॉर कंडक्टर, फॉर सेमीकंडक्टर एंड फॉर एलॉयज, बोथ इन द केसेस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, जो आपके कुछ एनसीईआरटी के हैं, कुछ वैसे हैं। चलिए, तो जरा ये क्वेश्चन देखते हैं हम। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 100 ओम, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस पे कितना है? 100 ओम। एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी 120 ओम, यानी कि
आपको निकालना क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर, टी फाइनल निकालना है। और उस टेम्परेचर पे आर टी दे रखा है आपको 120 ओहम, ओरिजिनल दे रखा है आपको 100 ओहम, और टी इनिशियल दे रखा है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, अल्फा भी दे रखा है। तो सीधा रिलेशन लिख दो, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा। अब डेल्टा टी को मैं क्या टी एफ माइनस टी इनिशियल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो जरा सोल्व करो इसको, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट मल्टीप्लाई करो आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी एफ माइनस टी इनिशियल, ठीक है। या सीधे वैल्यू पुट कर लो ना, इतना लंबा क्यों करना। आर टी कितना है 120, आर नोट कितना है 100, 1 प्लस अल्फा, टी फाइनल कितना, टी फाइनल निकालना टी एफ माइनस 27। चलो 100 को इधर ले आओ, ये 0 से 0 कट गया, 12/10 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा टी एफ माइनस 27। 1 को इधर ले आओ जरा, 12/10 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा टी एफ माइनस 27। ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 10, 2/10 ये होगा, इक्वल टू अल्फा टी एफ माइनस 27। और यहाँ से आप अल्फा को इधर ले आओ, 1/5, तो यह जाएगा 1/5 अल्फा इज इक्वल्स टू टी एफ माइनस 27। तो टी एफ माइनस 27 इज इक्वल्स टू 1/5, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और 27 पर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। इसको सोल्व कर लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक सिंपल इलस्ट्रेशन था जो मैंने बताया, बहुत बेसिक फॉर्मूले पे। अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं जो आपके ही नोटबुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर is 5 ohm at ice point and 5.5 ohm at steam point. Find the temperature at which resistance of wire will be 5.8 ohm। ये क्वेश्चन है देखो। तो रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर 5 ओम है आइस पॉइंट पे। आइस पॉइंट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट यानी कि 100 डिग्री, यानी कि आर नॉट का मतलब 0 डिग्री। ये दे दिया आपको 5.5 ओम, आर 100 दे दिया आपको, सॉरी ये 5 ओम, आर 100 दे दिया आपको 5.5 ओम, और आर टी दे दिया आपको 5.8 ओम। ये 3 वैल्यूज़ हो गई। हमें टी टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। अभी कैसे करेंगे तो देखो, पहले इन दोनों को यूज़ करो, क्या रिलेशन आता है, फिर इसको और इसको यूज़ कर लेना, क्या रिलेशन आता है। देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये रिलेशन था। आर टी मानता हूँ मैं आर 100 को, आर 100 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा, डेल्टा टी कितना होगा 0 से 100, तो चेंज कितना आया 100 का, 0 से 100 तो 100 का चेंज आया ना, ये आ गया अल्फा इंटू में 100। आर नोट गिवन है आपको, आर 100 गिवन है, तो लिख लो वैल्यू। आर 100 कितना है 5.5, आर नोट कितना है 5, 1 प्लस अल्फा इंटू में 100। लो जी, ये एक इक्वेशन आ गई मान लो हमारे पास। इसी तरह ये वाली रिलेशन इस्तेमाल करो तो आर टी की जगह मैं आर टी रख दूँ, यानी कि 5.8, आर नोट कितना है
5 1 प्लस अल्फ़ा और डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो t माइनस 0 करूँगा तो t आएगा ना, तो अल्फ़ा t लिख लिया। ये t निकालना है हमको कितना किस टेम्परेचर पे है। तो ज़रा इसमें देखो और इसमें देखो, दोनों से क्या अल्फ़ा निकाल सकते हैं हम? निकाल सकते हैं, निकालो ज़रा, कितना आएगा? ये आएगा 5.8/5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा टी, और अल्फ़ा टी आ गया 5.8/5 माइनस 1, तो अल्फ़ा टी कितना आया यहाँ से? 5.8 माइनस 5 0.8/5, और अल्फ़ा कितना आया? 0.8/5t। इक्वेशन 2 इसको मानो, एक अल्फ़ा यहाँ से निकालो ज़रा, यानी कि अल्फ़ा इंटू 100 कितना आएगा? 5.5/5 माइनस 1। देखो इसको ले आएंगे इधर, ये डायरेक्ट सॉल्व करके मैं कर रहा हूँ। 5 पहले डिवाइड कर देंगे, फिर 1 को इधर ले आएंगे, तो अल्फ़ा इंटू 100 कितना आएगा? 0.5/5, और अल्फ़ा आएगा 0.5/5 इंटू 100। ये इक्वेशन 1, इन दोनों का कंपेयर कर देना, टी आ जाएगा। कर सकते हो ना कंपेयर भाई, यहाँ से तो टी निकाल ही सकते हो, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? टी निकल के आ जाएगा, सोल्व कर सकते हो। अब एक बहुत ही अच्छा सवाल जिससे आपको ये अंदाजा आएगा, नोट कर लो एक बार फटाफट। चलो ये अपना लास्ट सवाल है, और ये क्या है कि जैसे मैंने बताया था ना एलओए का कंसेप्ट कैसे आया, कि भाई कौन सी वायर इस्तेमाल करें कि जिसमें टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए। तो उस तरह का एक सवाल है कि मान लो अपने पास ऐसे 2 वायर हैं या 2 कंडक्टर हैं या 2 कोई भी मटेरियल है, मुझे नहीं पता कंडक्टर कौन है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, क्या है, बस इस तरह के 2 अरेंजमेंट है मेरे पास। इसकी रजिस्टिविटी ρ1 है, इसका जो अल्फ़ा है वो α1 है, इसकी रजिस्टिविटी ρ2 और थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इसका है α2। लेंथ दोनों की बिल्कुल इक्वल है, एरिया दोनों का बिल्कुल इक्वल है। तो हमें ये बताना है कि फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन ρ1 α1 एंड ρ2 एंड α2, यानी क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन ρ1 α1 ρ2 एंड α2 सच दैट resistance of combination will remain same as that of initial total resistance when temperature is increased। कॉम्बिनेशन कह लो या रेजिस्टेंस ऑफ ब्लॉक कह लो, जो ये सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। क्या है कि ये एक अलग मटेरियल है, ये एक अलग मटेरियल है, दोनों का टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, बट मैं चाहता हूँ कि इसका टेम्परेचर बढ़ाने से भी रजिस्टिविटी में या रेजिस्टेंस में कोई चेंज ना आए, तो उसके लिए इन चारों में रिलेशन बताओ। चलो एक बार पॉज करो, ट्राई करो ज़रा, होता है क्या, जल्दी से पॉज करो, फटाफट ट्राई करो, चलो जल्दी, चलो कर लिया होगा। देखो अब ये कह रहा है, मान लो इसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, इसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, क्या ना, रेजिस्टेंस रिमेन सेम। तो इसका इनिशियल रेजिस्टेंस पहले मान लिया मैंने R1 है, इसका मान लिया जी R2 है। तो क्या ये सीरीज में है? सीरीज में है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से पहले, बिफोर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो भी रेजिस्टेंस होगा टोटल वो इक्वल होना चाहिए आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसके। मान लो ये R है तो ये R' मान लो। टेम्परेचर बढ़ाने से पहले रेजिस्टेंस दोनों का कितना होगा? R1 प्लस R2 होगा, यही होगा, ये R1 ये R2 दोनों सीरीज में, R1 प्लस R2। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मान लो
ये हो गया R1 डैश और ये हो गया R2 डैश। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसका नया रेजिस्टेंस ये है, इसका नया रेजिस्टेंस ये है, दोनों को जोड़ दिया। अभी बराबर होना चाहिए ना। R का फॉर्मूला क्या था, रो L बाय ए, लेंथ और एरिया दोनों का सेम है, ये अलग है, तो रो 1 L बाय ए प्लस रो 2 R2 है ना, ये R2 है, रो 2 L2 अपॉन ए, ये आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। R1 क्या आएगा, L2 नहीं आएगा, सॉरी। अब R का फॉर्मूला क्या था, RT इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ाने पे तो ये रिलेशन था, तो RT हो जाएगा रो रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो नोट ओरिजिनल आएगा ना, मैं सीधे इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ R1 की, RT की जगह R1 आएगा तो R नोट की जगह क्या आएगा, रो 1 इनिशियल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी लिखेंगे तो रो टी इज इक्वल्स टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये लिखेंगे। R में भी वही रिलेशन आएगा, RT जब लिखोगे ये रिलेशन लिखोगे, A बाय एल लिखोगे, कट जाएगा। ठीक है, चलो वही लिख लेते हैं, आपको उससे समझ में आ जाएगा। RT आएगा, ठीक है, RT की जगह क्या लिखोगे, R1, और R नोट हो गया ओरिजिनल, तो ओरिजिन कितना था, R1 था, लो जी R1 1 प्लस अल्फा, अल्फा हो गया, और डेल्टा टी, तो अल्फा 1 आ जाएगा, प्लस R2 में क्या आ जाएगा, R2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये आ जाएगा। ये हो गया रो 1 प्लस रो 2, L बाय ए कॉमन आ जाएगा इसमें, इसमें लिख लो, रो 1 L बाय ए लिखोगे, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, प्लस R2 की जगह क्या लिखोगे, रो 2 L अपॉन ए 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। L अपॉन ए से L अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके, बचेगा रो 1 प्लस रो 2 इज इक्वल्स टू, इस रो 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, रो 1 प्लस रो 1 अल्फा 1 डेल्टा टी, प्लस रो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, रो 2 इंटू में रो 2 अल्फा 2 डेल्टा टी। रो 1 प्लस रो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बचा क्या सिर्फ रो 1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस रो 2 अल्फा 2 डेल्टा टी इक्वल टू 0। डेल्टा टी ने डेल्टा टी को मार दिया, फिर कॉमन आए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रो 1 अल्फा 1 प्लस रो 2 अल्फा 2 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के यहाँ से आपको क्या समझ में आया, इन दोनों का सम 0, इसका मतलब रजिस्टिविटी तो कभी नेगेटिव होती नहीं, तो इनका मतलब अल्फा 1 और अल्फा 2 एक दूसरे से अपोजिट होंगे, यानी कि एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। कुल मिला के यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो दूसरे का उतना ही घटेगा, यानी कि एक कंडक्टर और एक सेमीकंडक्टर होगा इन दोनों में से, ये इसका रिलेशन था। तो इस कंडीशन में ये प्रूव होता है। ठीक है, तो ये पढ़ा था हमने आज टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना और फिजिक्स करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से एक लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।